टोटल हेल्थ के प्रायोजक हैं LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। गर आदत पड़ ही गई तो बेशक निभा लेंगे हम। हमें भी कई आदतों की आदत पड़ने की बुरी आदत है। आदतें यानी हैबिट्स जो हमारे जीवन को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। कई अच्छी आदतें हमारे जीवन को सही दिशा देती हैं, वहीं कई बुरी आदतें हमारे जीवन पर दुष्प्रभाव डाल सकती हैं। लेकिन कोई आदत अच्छी है या बुरी, ये उसके प्रभाव पर निर्भर करता है। वर्तमान युग में कई तरह के बदलाव आए हैं। टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है कि अब चाहे शॉपिंग हो या फिर बैंकिंग, सब कुछ एक क्लिक पर यानी हमारे हाथ में है। चाहे ऑनलाइन शॉपिंग करना हो, सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों को पोस्ट करना या फिर टेलीविज़न देखना, ये सब हमारे मोबाइल फ़ोन में आ गया है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना चाहते हैं। कैलकुलेटर हो या फिर कैमरास, इन सब की जगह ले ली है इस मोबाइल फ़ोन ने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप बहुत अधिक समय स्क्रीन पर बिताते हैं, बहुत ज़्यादा चैटिंग करते हैं या सोशल मीडिया पर बहुत अधिक समय लगा रहे हैं, तो ये आपकी लत बन सकती है और आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। डिजिटल एडिक्शन, टेक्नोलॉजी एडिक्शन या फिर अत्यधिक मोबाइल फोन, लैपटॉप और इंटरनेट का प्रयोग किस तरह से आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और कैसे इसके दुष्प्रभावों से आप अपनी सेहत को सुरक्षित रख सकते हैं, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल, तो उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल, प्रोफेसर ऑप्थेल्मोलॉजी एंड चीफ, Dr. Rajendra Prasad Center for Ophthalmic Sciences, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. He has been honored with Padma Shri Award for his outstanding contribution in the field of medicine ophthalmology. His areas of interest are lens, corneal disorders, eye banking, and corneal transplant and refractive surgery. He has research in molecular and genetic research, tier proteomics and genomics. He has over 400 publications in the peer-reviewed index journals, and he is the first Indian to perform live surgery in American Society of Cataract and Refractive Surgeons annual meeting. He is the president of Indian Society of Cornea and Keratorefractive Surgery. हमारी अगली विशेषज्ञ और मेहमान हैं डॉक्टर अंशिता अग्रवाल। शी इज़ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट फ्रॉम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल एंड अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। शी इज़ एन एक्सपर्ट इन इंटरनल मेडिसिन एंड एंडोक्राइनोलॉजी with many publications specifically on bone mineral density in healthy adults in Indian population, pregnancy, pancreatitis and hypoglycemia, न्यूनेटल ग्रेव डिजीज। हमारे विशेषज्ञ जो विस्तार से बताएंगे कि किस तरह आपकी मोबाइल फ़ोन या टेक्नोलॉजी को प्रयोग करने की आदत एक लत में बदल सकती है, और अगर आपको इसकी लत पड़ गई है तो ऐसे में आपको इससे बाहर आने के लिए क्या करना है। डॉक्टर यतिनपाल सिंह बलहारा, प्रोफेसर साइकियाट्री, एम्स, ही रन्स बिहेवियरल एडिक्शन क्लिनिक, serving as secretary of the World Association on Dual Disorders. He offers consultancy to World Health Organization and UNODC, Global Master Trainer for the Colombo Plan and UNODC, member of various national and international committees, including WHO Expert Group on Addictive Behaviors. He has published various research articles on the theme of mental health and addictive disorders. और विशेष तौर पर योग किस तरह से आपके लिए सहायक हो सकता है उन तमाम समस्याओं को दूर करने में या उनसे राहत पाने में जो आपको डिजिटल एडिक्शन या गलत पोस्चर्स में बैठकर लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से हो सकती हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं कंचन शेरो, योग साधिका। शी हैज़ वर्कड एज कोच for Women in Leadership program at LBSNAA, foundation course at the same institute,
and mid-career training course at the same institute, yoga coach at UPSC. अपने सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। कई बार जो चीज़ें हमें सहूलियत के लिए दी जाती हैं, हम उन पर इतने अधिक निर्भर हो जाते हैं कि कब वो एक लत में बदल जाती है ये हमें पता ही नहीं चलता। ठीक ऐसा टेक्नोलॉजी और विशेष तौर पर मोबाइल फ़ोन्स के साथ भी होता है। जब हम इसकी शुरुआत करते हैं, चाहे व्हाट्सएप देखने के लिए हो या फिर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालने के लिए, उसके बाद धीरे धीरे स्क्रीन टाइम बढ़ता जाता है और व्यक्ति इसकी गिरफ्त में आ जाता है। ऐसे में किस तरह से उपयोगिता इसकी सिद्ध हो सकती है और कैसे सुरक्षित तरीके से प्रयोग किया जा सकता है टेक्नोलॉजी का, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का और विशेष तौर पर मोबाइल फोन्स का, ये आपको विशेषज्ञ बताएंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रभाव हमारे वर्तमान स्थिति में हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है और कितना प्रभाव इसका हो रहा है हमारे स्वास्थ्य पर। मोबाइल और इंटरनेट ने हमारे जीवन को बेहद सरल बनाया है। आज बच्चे हो या वयस्क, सभी इन पर निर्भर हो गए हैं। अधिकतर लोग आजकल दिन भर मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं। किसी से बात करना, टेक्स्ट मैसेज करना, चैटिंग या इंटरनेट पर कुछ देखना हो, ये सभी काम आसानी से हमारे सेल फोन पर हो जाते हैं। इसलिए मोबाइल फोन हर समय हमारे हाथों में रहता है। इतनी सहूलियत होती है कि कभी इससे होने वाले नुकसान की तरफ ध्यान भी नहीं जाता। बच्चे दिन भर मोबाइल या लैपटॉप पर समय व्यतीत करते हैं, वीडियो गेम्स खेलना अधिक पसंद करते हैं, शारीरिक गतिविधियों वाले खेल नहीं खेलते, जो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। युवा देर रात तक मोबाइल पर वेब सीरीज देखते हैं, जिसके कारण वो देर रात तक जागते हैं और मोबाइल पर लगातार नजर टिकी होने के कारण आंखें भी प्रभावित होती हैं। रात के अंधेरे में मोबाइल का प्रयोग समस्या को बढ़ा सकता है। धीरे धीरे हमारी जरूरत लत में तब्दील हो जाती है और फिर व्यक्ति चाहकर भी इन साधनों से दूर नहीं रह पाता। एक रिसर्च के अनुसार 65% वयस्क और लगभग 90% किशोर अपने फोन को लेकर सोते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना आपके लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? लैपटॉप का अधिक प्रयोग या हर समय आपके साथ रहने वाला आपका प्यारा मोबाइल फोन साइलेंट किलर बनके आपकी सेहत पर प्रभाव डाल रहा है। फोन की लत जीवन पर हावी होने से अधिकांश लोग दिन भर स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं, ईमेल चेक करते रहते हैं, सोशल मीडिया अपडेट देखते हैं, तो वहीं कुछ लोग वीडियोस अपडेट करते रहते हैं। जब कई लोग अपने स्मार्टफोन से दूर होते हैं तो उन्हें चिंता महसूस होती है। स्मार्टफोन का अधिक प्रयोग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि आप लैपटॉप और इंटरनेट पर बहुत अधिक समय बिताते हैं या फोन सामने न होने पर परेशान हो जाते हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये डिजिटल एडिक्शन यानी प्रौद्योगिकी की लत का लक्षण हो सकता है और आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा साबित हो सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। बुद्धिमत्ता इसी में है कि किसी भी तरह की हम प्रौद्योगिकी या कोई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं उसका दुष्प्रभाव ना हो। ऐसा किस तरह से हो सकता है और कैसे उपयोगी हो सकती है ये तकनीकें आपके लिए, साथ ही आपके स्वास्थ्य को सुरक्षित ऐसे में कैसे रखा जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल है। इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो इन दो नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 011-2338-7031 एंड 23097655। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझ लेते हैं कि तकनीक का प्रयोग हमारे लिए वरदान है या फिर हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा। सबसे पहले डॉक्टर बलहारा आपसे ही ये जान लें, आज का जो युग है उसको टेक्नोलॉजी का युग कहा जाता है, जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया, इंटरनेट या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नहीं है तो ये उसको माना जाता है कि वो पूरी दुनिया से कट ऑफ ही हो गया। ऐसे में किस तरह से इसकी उपयोगिता समझी जाए और वहाँ तक जिससे हमारा स्वास्थ्य
प्रभावित ना हो? लिमिट्स कहाँ तक होनी चाहिए? आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम आज के समय की बात करें तो लगभग सभी के जीवन में मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमें एक दूसरे से जुड़ने में मदद करती है। यह कम्युनिकेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट माध्यम है। इन्फॉर्मेशन जानने का एक बहुत आसान और सरल तरीका है। एंटरटेनमेंट का एक सोर्स है और बहुत से लोगों के लिए अपना समय बिताने का भी एक माध्यम है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल तो आजकल हम पढ़ाई के लिए भी करने लगे हैं। इंटरनेट पर हमें बहुत सी जानकारी मिलती है, दुनिया में हमारे आसपास क्या हो रहा है, ना सिर्फ इसके बारे में बल्कि हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं पर्सनली एज वेल एज़ प्रोफेशनली। तो बहुत सारे ऐसे आयाम हैं टेक्नोलॉजी के, स्पेशली इंटरनेट और स्मार्टफोन के माध्यम से, जिनको हम उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन में बहुत कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। चाहे वह जानकारी के बारे में हो, चाहे एक दूसरे से जुड़ने के बारे में हो, चाहे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की बात हो। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर हम किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करें या गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट या दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। और टेक्नोलॉजी के बारे में भी यह बिल्कुल सही है। अगर हम स्मार्टफोन्स, डिजिटल डिवाइसेस या इंटरनेट को ज़रूरत से ज़्यादा या गलत तरीके से उपयोग करते हैं तो इसके चलते हमारे सेहत पर कई तरह से प्रभाव पड़ता है। यह असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर पड़ता है। अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं, जैसे एडिक्शन की समस्या, इन डिवाइसेस से ज़रूरत से ज़्यादा लगाव हो जाना और इनका उपयोग ना कर पाने की स्थिति में एंग्जाइटी फील करना, हमारे सोशल मीडिया में जो हम चीज़ें पोस्ट करते हैं उनके रिएक्शंस में बाकी लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इसको लेकर नेगेटिव फीलिंग्स आना, और अपने आसपास के लोगों से हमारे जो संबंध हैं उन पर भी इनका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। जी, तो कई प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं। डॉक्टर तितियाल, विशेषज्ञ के तौर पर कितनी वृद्धि आप देखते हैं, दृष्टि दोष कितने बढ़े हुए देखते हैं और क्या प्रभाव देख रहे हैं जो हमारे आंखों के स्वास्थ्य पर हो रहा है इस टेक्नोलॉजी के कारण? जैसा डॉक्टर बलहारा ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया हमें कि आजकल का जो डिजिटल युग है उसका काफ़ी सारा प्रभाव पूरे शरीर में तो पड़ता ही है। जैसे आप कह रहे हैं कि दृष्टि दोष भी इसका एक मेजर इम्पैक्ट इसमें हो रहा है। ये जो है बच्चों से लेकर के वर्किंग ग्रुप में इसका असर रहता है। जहाँ तक हमने पिछले कई सालों में देखा है कि दृष्टि दोष जो बच्चों में होता है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में, उसमें मायोपिया जिसे हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि करीब 2008 और 2010 के बीच में एम्स के एक स्टडी हुई थी जिसमें हमने 10,000 स्कूल के बच्चों को स्क्रीन किया था। तब ये प्रिवलेंस जो है करीब 7 से 14% के बीच में था। अर्बन पॉपुलेशन में बच्चों में 14% और जो रूरल पॉपुलेशन था उसमें 5 to 7% था। जब हमने ये स्टडी दोबारा 2018 के आसपास में की थी तो ये परसेंटेज 20% हो गया था। तो इसमें बहुत सिग्निफिकेंट जो है बढ़ोतरी हो रही है और इसका एक मेन कारण जो है स्कूल में, घर में बच्चों को डिजिटल पढ़ाई करना या डिजिटल डिवाइसेस को यूज़ करने में इसकी बहुत एक इम्पैक्ट बच्चों के लाइफ में हो रही है। जी, डॉक्टर अंशिता, जब शुरुआत होती है आजकल तो मोबाइल फ़ोन्स की या किसी भी टेक्नोलॉजी की, वो बचपन से ही हो जाती है। चाहे बच्चे को खाना खिलाना है या बच्चे को बिज़ी रखना है, अक्सर उनके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन थमा दिया जाता है और पेरेंट्स को ये लगता है कि शायद हम अपना टाइम नहीं दे पाए, बच्चा कहीं एंगेज रहेगा। खाना खिलाना है, कुछ भी खिला दीजिए, अगर बच्चा राइम्स देख रहा है फ़ोन पर तो बहुत ही आसान ये सब चीज़ें हो जाती हैं। किस तरह से प्रभावित हो रही है बच्चों की सेहत, अगर बात करें उनकी फिजिकल ग्रोथ की, और जो एक लाइफस्टाइल का पैटर्न शुरुआत से ही सेट हो जाता है क्योंकि वो आगे आने वाले जीवन में चलता रहता है और उसी तरह की आदतें पूरे जीवन भी रहती हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जहाँ बढ़ती टेक्नोलॉजी के बहुत फ़ायदे हैं, वहाँ अब हम इसके काफ़ी सारे नुकसान और दुष्प्रभाव हमारी शारीरिक और मानसिक हेल्थ पे भी देख रहे हैं, जैसा कि सर ने बोला। पहले ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़, ऐसी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स थी वो हमेशा बड़ी उम्र की प्रॉब्लम्स मानी जाती थी। पर जब से पिछले कुछ सालों से, स्पेशली जब से डिजिटल एडिक्शन की प्रॉब्लम बढ़ गई है और स्पेशली कोविड-19 पैंडमिक के बाद, जहाँ पे काफ़ी हद तक बच्चों को इवन अपनी पढ़ाई के लिए भी
स्क्रीन टाइम पे निर्भर होना पड़ा, उसके बाद से ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चों में भी देखी जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम होगा उतना ज़्यादा हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो जाएगा। मतलब एक जगह बैठे रहना, बाहर ना जाना। बच्चे जो पहले अपने फ्री टाइम में बाहर जाके खेलते कूदते थे, फ्रेंड्स के साथ गेम्स खेलते थे बाहर जाके जिसमें दौड़ना भागना होता था, वो सब छोड़ के अपने फ़ोन्स और लैपटॉप्स और स्क्रीन्स के सामने बैठे रहते हैं, जिससे मोटापा बढ़ने की टेंडेंसी हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़, यंग गर्ल्स में PCOS जिसमें माहवारी में प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं। इसके अलावा इसका इम्पैक्ट हमारे हार्मोन्स पे भी होता है। जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले एक ब्लू लाइट की बात करी, आपने बताया अपनी रिपोर्ट में कि फ़ोन्स और स्क्रीन्स ब्लू लाइट एमिट करते हैं। सो ये जो आर्टिफिशियल लाइट है, हमारी बॉडी में एक केमिकल जो मेलाटोनिन होता है, जो ज़रूरी होता है हमारी सर्केडियम रिदम या इंटरनल क्लॉक के लिए, उसको कम कर देता है। तो उसको कम करने से हार्मोन्स में काफ़ी इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ सकता है जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। इसको बढ़ने से मोटापा, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर जैसी प्रॉब्लम सामने आती हैं। इसके अलावा जहां हमने बच्चों की ग्रोथ की बात करी, तो ओबेसिटी होने से लॉन्ग टर्म में बच्चों की हाइट पे भी इफेक्ट आता है। इसके अलावा कुछ स्टडीज़ जो कि अभी तो एनिमल मॉडल्स में देखी गई हैं, उसमें ऐसा दिखाया गया है कि जो ये ब्लू लाइट का एक्सपोजर है, इससे प्यूबर्टी मतलब जो यौन अवस्था के चेंजेस बच्चों में आते हैं वो कम एज पे देखे जा सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म हेल्थ पे बहुत ख़राब प्रभाव करता है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि ये जो इंक्रीज स्क्रीन टाइम है, ये माइंडलेस स्नैकिंग को भी प्रमोट करता है। बैठे बैठे कुछ ना कुछ मंच करते रहना, चिप्स हो गया या कोई भी अनहेल्दी जंक फूड्स, जिससे ये प्रॉब्लम और ज़्यादा कंपाउंड हो जाती है। इसके अलावा एडवर्टिजमेंट प्लेसमेंट, क्योंकि जो ये हमारे जो प्रोग्राम्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं जो स्क्रीन टाइम एक्चुअली प्रमोट करते हैं, सो दे नो कि कौन से तरह के ऐड प्लेस किए जाने चाहिए जो फिर जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स इन सबको प्रमोट करते हैं। सो ये प्रॉब्लम एक विशियस साइकिल की तरह बढ़ती जा रही है। जी, और ना सिर्फ इतना, बच्चों का मेटाबॉलिज्म भी यानी चय अपचय प्रक्रिया भी इससे प्रभावित होती है। पाचन ठीक नहीं रहता और बच्चे कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं इसका ध्यान भी उन्हें नहीं रहता। यदि आप मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप्स का प्रयोग करते समय गलत पोस्चर में बैठे हैं या एक ही अवस्था में बहुत घंटों तक बैठे रहते हैं, तो आपके पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, रीढ़ से संबंधित समस्याएं, शोल्डर जॉइंट्स प्रभावित हो सकते हैं और कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। यदि आपको लंबे समय तक काम करना है, मोबाइल फ़ोन हो या लैपटॉप्स, किस तरह के योगिक क्रियाएं आपको राहत पहुंचा सकती हैं, जान लेते हैं कंचन जी से। कंचन जी, कैसे अपने पोस्चर को ठीक रखा जाए और कौन सी वो क्रियाएं हैं, विशेष तौर पर रीढ़ की बात की जाए या शोल्डर जॉइंट्स की बात की जाए, जो उनमें सहयोगी हो सकती है, सक्रियता बना सकती है और इनकी जो दिक्कतें आती हैं उसकी संभावना को कम कर सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं कि बेड पोस्चर की वजह से हमारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या फिर बैक पेन होने लग जाता है बैक पेन होने लग जाता है। तो उसमें हम कौन सी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुद्धिकरण क्रिया के साथ स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारी कपालभाति। कपालभाति के लिए आप आराम से अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। अपने हाथों को आप चाहें तो ज्ञान और चिन्ह मुद्रा में रखें, वरना अपने घुटनों पर सहज स्थिति में रखें। कपालभाति एक क्लींजिंग प्रैक्टिस है, उसको करने का तरीका बिल्कुल सजगता के साथ। हाई ब्लड प्रेशर है तो अवॉइड कीजिएगा। करना कैसे है देखिएगा। जब हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो ये पूरे हमारे ब्रेन, हमारे पूरे बॉडी को डिटॉक्स करती है। उसके अलावा जो मूवमेंट है, जो हमारे शोल्डर स्टिफनेस आ जाती है, बैक स्टिफनेस आ जाती है, उसके लिए सबसे प्रभावी है मार्जरी ब्रीदिंग, जिसको आपने सुना होगा कैट एंड काउ पोज। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको टेबल टॉप पोजीशन में आना है। अब वज्रासन में बैठे, वज्रासन से आप आराम से अपनी टेबल टॉप पोजीशन में आए। आपके घुटनों और आपके दोनों कंधों के बीच में, आपके हाथों के बीच में इक्वल डिस्टेंस रहना चाहिए। बिल्कुल टेबल टॉप पोजीशन। यहाँ से अपनी गर्दन को एक सामान्य स्थिति में रखते हुए, बिल्कुल श्वास को भरते हुए, इनहेल करते हुए आर्च योर बैक, पूरा अच्छे से अपनी कमर को प्रेस करना है नीचे की तरफ, और एक्सेल करते हुए हंच योर बैक, बिल्कुल आराम आराम से। आप देखेंगे कि जब आप ये मूवमेंट कर रहे हैं तो आप अपने हैंड मसल्स को पूरी तरह से एंगेज कर रहे हैं, अपने शोल्डर जॉइंट्स को पूरी तरह से एंगेज कर रहे हैं, अपनी स्पाइन को पूरी तरह से एंगेज कर रहे हैं। मूवमेंट को सजगता के साथ करना है। इनहेल, आर्च योर बैक, लुक अप, एक्सेल, हंच योर बैक, लुक डाउन। ये पोस्चर को ठीक करने के लिए सबसे प्रभावी आसन है, जिसको कहा जाता है मार्जरी आसन। धीरे से वापस, यहीं से कुछ मूवमेंट्स अब हम
खड़े होकर करेंगे। जो खड़े होकर करने वाले हमारे मूवमेंट्स हैं वो बेसिकली आपके शोल्डर मूवमेंट्स रहेंगे और आपके ट्रंक मूवमेंट रहेंगे। शोल्डर मूवमेंट के लिए अपने दोनों हाथों को अपने कंधों पर इस तरीके से रखना है और बिल्कुल धीरे धीरे सहजता से अपनी ब्रीदिंग के साथ रोटेट करते हुए अपने शोल्डर को, अपने स्कैपुला को फील करते हुए मूवमेंट्स को देना है। इनहेल, बिल्कुल आराम आराम से, बहुत सुंदर। एक्सेल डाउन, यहीं से एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टिफनेस आप देखेंगे कि आपकी शोल्डर और नेक मसल्स में आती है। उसके लिए प्रभावी मूवमेंट्स हैं। यहीं पे एक सबसे अच्छा आसन है जो आपके पोस्चर इंप्रूवमेंट में बहुत प्रभावी रहता है, जो कि है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए बिल्कुल धीरे से सामने से अपने हाथों को खींचिए, इंटरलॉक कीजिए अपने फिंगर्स को, इनहेल करते हुए बिल्कुल आराम से जाइए। अब अपने ध्यान को एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित करते हुए जब आपको लगे कि आप सहज और सामान्य हैं तो धीरे से अपने पंजों पर आ जाइए, बिल्कुल सहज और सामान्य। ताड़ासन पूरे शरीर को एक सीध में रखने के लिए बहुत ही प्रभावी आसन है। बिल्कुल आराम से जैसे गए थे वैसे ही धीरे धीरे वापस। ये तो कुछ बेसिक मूवमेंट्स हुए जो आपको अच्छे से कर सकते हैं। उसके साथ में अपने ब्रेन को न्यूट्रल रखने के लिए कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस भी है जो मूवमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट होती है, जिनको स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी द्वारा दिया गया है योगिक सूक्ष्म व्यायाम, जो कि सबसे पहला है उच्चारण स्थल विशुद्धि चक्र शुद्धि। आप चाहे तो अपने हाथों को ऐसे कमर पर रखिएगा और ब्रीदिंग को बहुत स्पीड के साथ आपको करना है। करेंगे कैसे? धीरे से ऊपर, धीरे से वापस, गर्दन को नीचे। सर्वाइकल की दिक्कत अगर सीवियर हो चुकी है तो गर्दन नीचे मत झुकाइएगा। धीरे से वापस। ये जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं ये आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, उसके साथ साथ में आपकी जो आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है उसको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। तो ये थी कुछ क्रियाएं जो आपके रीढ़ को, आपके शोल्डर्स यानी कंधों को ठीक रख सकती हैं, अगर कोई स्टिफनेस आ रही है उसको दूर कर सकती हैं। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर तितियाल, आपके लिए दो प्रश्न हैं। रोहित पांडे हैं बिहार से, इन्होंने प्रश्न किया है कि आजकल इनकी आंखों में बार बार फ्लिकरिंग होती है, बार बार शायद आंखें झपकाते हैं, तो या ये मोबाइल या टेलीविज़न स्क्रीन के अधिक प्रयोग से हो रहा है? और एक दूसरा प्रश्न है, राधिका जी हैं जिनके बच्चे की आयु है 2.5 साल। वो ये कह रहे हैं कि उनका बच्चा बहुत ज़्यादा आंखें झपकाता है और उसमें से पानी भी बहुत आता है। क्या इसका रिलेशन कहीं स्क्रीन टाइम के साथ हो सकता है? हाँ, दोनों क्वेश्चन रिलेटेड है। इनका हो सकता है रिलेशनशिप स्क्रीन टाइम से हो। जहाँ तक छोटे छोटे बच्चे का सवाल है, 2.5 साल का बच्चा है, उसमें आंखों में पानी आना और पलक बार बार झपकना जो है, दो चीज़ें हो सकती है। एक तो बच्चों को आंखों में एलर्जी हो सकती है जिसके कारण से जो है आंखों में पानी आ सकता है। दूसरा, यदि बच्चा नॉर्मली जो है 3 साल से कम के बच्चों में स्क्रीन टाइम उतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए, यदि है तो पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि स्क्रीन टाइम बच्चे को न दिया जाए। बड़े सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर 3 साल से कम के बच्चों को जो है मोबाइल फ़ोन देना एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आंखों में असर तभी ज़्यादा होता है जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है। दूसरा, जब आप वर्किंग ग्रुप में है, जैसे उनका पहला क्वेश्चन था, यदि आपकी आंखें बार बार झपक रही हैं पलकों में और ऐसा फील हो रहा है कि आंखों में कोई चीज़ फंसी हुई है, तो ये एक ड्राइनेस का एक सिम्टम होता है। आंखों में जो सूखापन कहते हैं या ड्राई आइज़ कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा रिलेटेड जो है स्क्रीन टाइम से ही है। जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपका होगा उतना जो है आंखों में ड्राइनेस होने के चांसेस रहते हैं। और साथ में जैसे आजकल का हमारा एटमॉस्फेयर है जहाँ पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, उसका भी इसमें इम्पैक्ट हो सकता है। तो जहाँ तक हो सके बचाव करिए और स्क्रीन टाइम कम करेंगे और सिंपल एक आर्टिफिशियल टीयर डालेंगे तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो ज़रूर एक बार आप अपनी आँखों का चेकअप करा लीजिए। जी, और फिलहाल एक कॉलर हैं रांची से, अनूप जी हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। I would like to ask Dr. Balhara, सर कितनी देर मोबाइल या लैपटॉप पे वॉच कर सकते हैं ताकि आंखों या पूरे शरीर पे असर न करे? जी, व्हाट इज द सेफ लिमिट, डॉक्टर बलहारा? देखिए, अगर हम लिमिट की बात कह रहे हैं कितने समय के लिए, तो उसके लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है।
पहला यह है कि किस एज की हम बात कर रहे हैं, और दूसरा जब हम स्क्रीन को देखते हैं तो किस पर्पस से देखते हैं। तो जैसा डॉक्टर तितियाल भी कह रहे थे कि कुछ एज तक किसी भी प्रकार का सेडेंट्री स्क्रीन एक्सपोजर रेकमेंडेड नहीं है, जैसे 3 साल की उम्र है। उसके बाद भी हमारा जो स्क्रीन का एक्सपोजर है वो बड़ा ग्रेडेड होना चाहिए, जैसे कि बच्चों में करीब करीब 1 घंटे से कम रहना चाहिए, और वो सेडेंट्री नहीं होना चाहिए, वो एंगेजिंग होना चाहिए, एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए उन्हें। अगर हम बड़ों की बात करें तो हमारे पास ऐसा कोई कट ऑफ लिमिट नहीं है जो रेकमेंडेड है। जो हमें बात ध्यान रखनी ज़रूरी है वह यह है कि जब भी हम स्क्रीन की ओर देखें, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे मोबाइल फ़ोन हो, हमें बीच बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है। बहुत सी गाइडलाइंस कहती हैं कि हर 20 मिनट के बाद कुछ समय के लिए आप पलकों को झपकाइए, थोड़ा दूर देखने की कोशिश कीजिए ताकि आप डीफोकस कर सकें, और अगर हो सके तो अपनी चेयर जहां आप बैठे थे वहां उठकर थोड़ा सा घूम कर आ जाइए। तो यह चीज़ें करने से होता क्या है कि जो हमारी आइज़ पर स्ट्रेन है या जो हमारा एक पॉस्चर मेंटेन रहता है उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है जी। इसके अलावा अगर हम एक्सेसिव यूज़ की बात करें, जहाँ पर हम एडिक्शन के पहलू की बात करते हैं, तो उस संदर्भ में जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के साथ साथ यह देखना बड़ा ज़रूरी है कि हम किस पर्पज़ या किस इंटेंट से हम उस स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बच्चों में पढ़ाई के लिए अगर वो स्क्रीन देख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू गेम खेलने के लिए या सोशल मीडिया के लिए अगर वही स्क्रीन देख रहे हैं, इन दोनों एक्टिविटीज़ में बड़ा फ़र्क है। तो अगर हमें अपने काम के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए स्क्रीन देखनी है तो हमारा इंटेंट, हमारा मोटिव अलग होता है। उस स्थिति में स्क्रीन को देखना एक रीज़नेबल कारण है स्क्रीन को देखने का, और अगर हम समय सीमा का पालन करें, बीच बीच में ब्रेक लेते रहें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है जी। लेकिन अगर गेम खेलना, सोशल मीडिया का उपयोग करना, इन कारणों को हम सिर्फ समय बिताने के लिए स्क्रीन को देख रहे हैं, तो उस स्थिति में हमें उस समय का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है कि हम यह काम तब ना करें जब हमें कोई दूसरा काम करना है, या ज़रूरत से ज़्यादा ना करें, स्पेशली शाम के समय या उस समय जब हमें खाना खाना है या सोना है। तो इन एक्टिविटीज़ से हमें खुद को बचाना चाहिए। इन सिचुएशंस में, इन एक्टिविटीज़ में एंगेज होने से एक्सेसिव यूज़ और प्रॉब्लमेटिक यूज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। जी, आवश्यक है कि अगर आप अधिक देर तक मोबाइल फ़ोन या टेलीविज़न स्क्रीन या लैपटॉप का उपयोग कर रहे हैं तो बीच में एक विराम लें, छोटा सा विराम, अल्प विराम, क्योंकि 20 मिनट के बाद एक छोटा सा ब्रेक आपको राहत दिला सकता है। टोटल हेल्थ में भी फिलहाल समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। विशेषज्ञों के साथ कुछ और जानकारी लेंगे डिजिटल एडिक्शन और मोबाइल फ़ोन्स के होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Squad 1, clear to space transition. Roger. Engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं डिजिटल एडिक्शन के बारे में और जान रहे हैं विशेषज्ञों से कि किस प्रकार मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप का अत्यधिक प्रयोग आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। डॉक्टर अंशिता, बच्चों की अगर बात करें, किस तरह से बच्चों को आदत डालनी चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जिनका जिक्र आपने किया वो ऐसी हैं जो आने वाले जीवन को कई तरह से प्रभावित कर सकती हैं। अगर बच्चों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है तो मोबाइल फ़ोन्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर, इस टेक्नोलॉजी को लेकर कितनी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी? जी, जैसा कि हमने डिस्कस किया, अब टेक्नोलॉजी या मोबाइल फ़ोन यूज़ एक नेसेसिटी बन गई है हमारी लाइफ में। अगर ये बोलें कि उसे बच्चों की लाइफ से पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है और वो शायद सही भी नहीं है, क्योंकि अब पढ़ाई लिखाई के लिए, जर्नल स्टडी करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स का यूज़ किया जाता है। लेकिन और स्पेशली बहुत छोटे बच्चों में बहुत ज़रूरी है पेरेंटल गाइडेंस एंड सुपरविजन की, कि वो सुपरवाइज़ करें कि बच्चे कितनी देर के लिए और किस इंटेंट के लिए, जैसे डॉक्टर बलहारा ने बोला इंटेंट भी इम्पॉर्टेंट है, मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। और अगर उसको बस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या यूट्यूब देखने के लिए यूज़ किया जा रहा है तो उसको बिल्कुल कर्टेल किया जाना चाहिए। अगर हम ये बोलें कि कितने घंटे या मिनटों के लिए देख सकते हैं तो ऐसा कोई फिक्स्ड गाइडलाइंस है नहीं, बट एक बार में 15 से 20 मिनट के से ज़्यादा के लिए ना देखना, बीच बीच में ब्रेक्स लेना, जैसा कि हमने डिस्कस किया पहले, जिसमें एंकरेज करना चाहिए कि बच्चा उठ के जाए, थोड़ी देर वॉक करे, कॉन्टिन्यूसली बहुत घंटों तक फ़ोन के आगे ना बैठे, और खाने के टाइम को, मील टाइम को हमें स्क्रीन टाइम से सेपरेट रखना चाहिए, वो ज़रूरी चीज़ है। नहीं तो जैसा मैंने बताया, माइंडनेस मंचिंग जो है वो आदत प्रमोट की जाती है जिससे वेट गेन होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी हैं हमने रिसेंटली, पिछले कुछ सालों में, जब से स्क्रीन टाइम का यूज़, बिकॉज अगेन आई मेंशन कोविड-19 के बाद से बढ़ गया है। पहले जो बच्चे थे डायबिटीज़ के, जिनका कंट्रोल अच्छा चल रहा था, ओवर द इयर्स उन्होंने बहुत वेट गेन किया है और इस वजह से शुगर कंट्रोल ख़राब हो गया। छोटे छोटे बच्चों में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि पेरेंट्स का पूरा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, स्कूल अथॉरिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि उनको किस हद तक क्लासेस ऑनलाइन रखनी है, कितने ऑनलाइन असाइनमेंट्स देने हैं, उसको बैलेंस करना चाहिए विद अदर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जिसमें फिजिकल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व हो। बच्चों को प्रमोट करना चाहिए फिजिकल एक्टिव। सो स्ट्राइकिंग अ राइट बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट। राइट, स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस। डॉक्टर तितियाल, किस तरह से ये बैलेंस बनाया जाए? कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, ये टर्म आजकल काफ़ी प्रयोग की जाती है, क्या है एग्जैक्टली और किस तरह से इस अवस्था से बचा जा सकता है? तमाम जो दर्शक हमें देख रहे हैं अभी, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जो है एक बड़ा ही फैसिनेटिंग कहा जाए तो एक डायग्नोसिस करते हैं। आज के युग में, जैसे मैंने कहा था, इसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम नहीं है, डिजिटल विजन सिंड्रोम कहते हैं। तो विजन तो डेफिनेटली अफेक्टेड रहती है, सिंड्रोम तब कहते हैं जब आँखों के अलावा और शरीर में भी इसकी जो है प्रभाव आ जाए। आँखों में देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो होता है आई स्टेन्स। जब आँखों में आपको जो है दर्द होने लगे, देखते समय सर में दर्द होने लगे, आपके गर्दनों में दर्द होने लगे और देखने में जो है दुविधा होने लगे, दूर का चीज़ साफ नहीं दिखे, कभी कभी टेम्परेरी ब्लरिंग हो जाती है, या कभी कभी आपकी जो दृष्टि दोष है, मायोपिया बढ़ जाती है, चश्मे का नंबर बार बार चेंज हो जाता है, और साथ में आँखों में लाली होना, आँखों में पानी आना और दर्द होना, ये जो है टिपिकल एक फीचर होते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के। और इसका रिलेशनशिप, जैसा हम कह रहे थे, कि जो डिजिटल मीडिया है, मोबाइल में काम करना या फिर आपका जो लैपटॉप है या आपके जो आईपैड्स हैं, बहुत क्लोज से देखना, और सबसे जो दुष्प्रभाव इसमें होता है जब आप लेट करके जो है इस सिस्टम को देख रहे हैं। कभी लेट करके मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए और अंधेरे में भी कभी मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर तितियाल, बहुत से यंगस्टर्स जो हैं आजकल वो रात भर वेब सीरीज़ देखते हैं या जब लाइट ऑफ हो जाती है उसके बाद ही फ़ोन प्रयोग करते हैं। हाँ, वो बहुत ही एक गलत प्रैक्टिस है। जब भी आप ऐसे डिजिटल मीडिया यूज़ करते हो तो साथ में एक लाइट होना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी आँखों में जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का वो कम हो जाए। जैसे हम ब्लू लाइट की बात कर रहे थे, उसमें आपकी रेटिनल डैमेज भी हो सकती है। जहाँ तक वर्किंग ग्रुप है, उसमें जब आप डिजिटल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है ड्राइनेस की रहती है, क्योंकि जब भी आप जो है डिजिटल मीडिया में काम करते हैं तो आप ब्लिंक नहीं करते हैं या पलक आपकी झपकती नहीं है,
जैसे हम कह रहे थे, बार बार जानबूझ के प्लग झपकना भी बहुत ज़रूरी है बीच बीच में। और यदि दुविधा रहती है तो ड्राई आई की वर्कअप होनी चाहिए और लुब्रिकेटिंग ड्रॉप डाल सकते हैं जी। और जो दूसरी बात हम कह रहे थे, जब भी आप जो है ऐसे विजन सिंड्रोम हो जाती है तो साथ में साइकोलॉजिकल, स्कूल में प्रॉब्लम बच्चे की और ओबेसिटी भी ये साथ में जुड़ी रहती है। राइट। डॉक्टर बलहारा, कब कोई व्यक्ति समझे कि उसकी जो डिपेंडेंस है वो आदत और फिर लत में तब्दील हो रही है? क्या कोई ऐसे इंडिकेशंस हैं जिससे आसपास के लोगों को या व्यक्ति को स्वयं इस बात का एहसास हो सकता है? बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, अगर जो हम अपने में पाएँ या अपने आसपास के लोगों में पाएँ तो हमें थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो लॉस ऑफ कंट्रोल, यानी कि जब हम ये चूज़ ना कर पाएँ कि हमें अपना फ़ोन कब इस्तेमाल करना है, किस कारण से इस्तेमाल करना है और कितने समय के लिए इस्तेमाल करना है, कब उसका उपयोग नहीं करना है या कब उपयोग करना बंद कर देना है, जब ये हमारे हाथ से निकल जाए तो एक बड़ा रेड फ्लैग है कि संभवतः अब हमारे अंदर प्रॉब्लमेटिक यूज़ या एडिक्शन आने लगा है। इसके अलावा जब हम डिजिटल डिवाइसेस या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल या इंटरनेट का इस्तेमाल उस समय भी कर रहे हैं जिस समय हमें कोई और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी करनी है, या यह उपयोग हमारी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भी ज़रूरी हो गया है हमारे लिए, तो वह भी एक इंडिकेशन है कि शायद हम में अब एडिक्शन आने लगा है। इसके अलावा अगर इसके चलते कोई दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वह हमारे फिज़िकल हेल्थ में है या मेंटल हेल्थ में है या इंटरपर्सनल रिलेशंस में है, बच्चों की बात करें तो अगर पढ़ाई को लेकर है, बड़ों की बात करें तो उनके काम को लेकर है, तो अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट आने लगा है और उसके बावजूद भी अगर हम खुद को रोक नहीं पा रहे हैं या अपने उपयोग को कम नहीं कर पा रहे हैं, तो यह एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि शायद हम में अब एडिक्शन पनप गया है या एडिक्शन आ गया है। इसके अलावा कुछ लोगों में डिजिटल डिवाइसेस या इंटरनेट के एक्सेस रुकने पे तकलीफ होना, एंजाइटी आना, अगर मोबाइल साथ ना हो तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर बलहारा, सही कह रही हैं आप। एक इनफैक्ट इसके लिए एक शब्द का भी इजाद किया गया जिसे नोमोफोबिया कहते हैं। फ़ोन पास ना होने पे जो रेस्टलेसनेस या एंजाइटी की फीलिंग आती है, वह अगर आने लगी है तो वह भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि शायद अब प्रॉब्लम आने लगी है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं जो अगर हम में दिखाई दे रहे हैं या अपने आसपास के लोगों में दिखें तो हमें थोड़ा सतर्क होना चाहिए। जी, समस्या है तो उसका समाधान भी है और समाधान का सिलसिला शुरू होता है स्वयं को जागरूक करने से। कंचन जी, कुछ और क्रियाएं बताएं जो इन दुष्प्रभावों को कम कर सकती हैं। बहुत सारी बार व्यक्ति का मन विचलित रहता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इस तरह की समस्याएं भी काफ़ी लोगों को आती है। कैसे जो मोबाइल फ़ोन या डिजिटल एडिक्शन के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके जो दुष्प्रभाव हैं उसको कम किया जा सकता है? कौन सी क्रियाएं बताना चाहेंगी? बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर बलहारा जी ने बहुत स्पेसिफिक ये मेंशन किया कि सही और गलत का निर्णय करना बहुत ज़रूरी है जब भी आप फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं। तो वो चीज़ें आती है आपकी सजगता से और आपके विवेक से, जो कॉन्शियसनेस आप डेवलप करते हैं। उसके लिए योग में बहुत ही अच्छा अभ्यास है जिसको फिर से क्लींजिंग ही कहा जाता है, जो कि है त्राटक। त्राटक के विभिन्न प्रकार हैं। इसमें हम कुछ बेसिक टेक्निक्स जान सकते हैं, जैसे हम जानते हैं बिंदु त्राटक, जो आप फ्लेम के सामने बैठकर करते हैं, ज्योति त्राटक, या फिर आप अपने आप को अपने हाथ के अंगूठे की टिप पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए भी कर सकते हैं। करना कैसे है वो एक बार आप देखिए। अपने हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा, अपनी एल्बो को बिल्कुल लॉक रखिएगा और आपके अंगूठे का जो टिप पॉइंट है उस पर अपने ध्यान को पूरी तरह से केंद्रित कीजिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी आंखों को ब्लिंक ना करें और जब तक उनमें बहुत ज़्यादा हैवीनेस लगे और पानी जैसा आने लगे तब उनको आराम से ब्लिंक करते हुए आंखों को बंद करें और फिर अपने हथेलियों को अच्छे से रब करें, जिसको कहा जाता है पामिंग, जो कि हम सभी सुन रहे हैं 20-20-20 रूल, जिसमें आप हर 20 मिनट बाद अगर पामिंग करते हैं कपनुमा आकृति बनाते हुए अपनी पलकों पर रखते हुए, तो उसका जो प्रभाव है बहुत ही अच्छा हो जाता है। उसके अलावा कुछ दृष्टि जिसमें वो आपकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती है, जिसमें सबसे पहली है हमारी नासिकाग्र दृष्टि। करना क्या है, इसमें आपको सहज और सामान्य होकर बैठ जाना है और अपने नोज के टिप पर बिल्कुल एक छोटी सी फिंगर को टच करते हुए उस सेंसेशन को महसूस करना है और अपनी दृष्टि को पूरा नासिकाग्र पर रखना है। अगेन आप अपनी आंखों को ब्लिंक नहीं करेंगे। यहाँ पर एक काम और आपको करना है, अपने श्वास प्रश्वास को गहरा और धीमा करना है। ये बिल्कुल सहज और सामान्य है, जो आप कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं।
धीरे से वापस सेम अगेन अपनी पामिंग करनी है, कपनुमा आकृति पलकों पर रखनी है और वापस आना है। अगली हमारी है भूमध्य दृष्टि। आपके आईब्रो सेंटर के बीच में जहाँ पर बिंदी लगाई जाती है वहाँ पर अपनी पूरी तरह से अपने नेत्र को, दृष्टि को एकाग्र करना है और इतने समय तक करना है कि आपको हैवीनेस लगे। ये 3-4 जो क्रियाएं हैं बेसिकली आपकी आईज को लंबे समय तक जब आप स्क्रीन की तरफ रहते हैं तो उसके कॉन्स्ट्रेंट को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छी है। धीरे से आंखों को बंद करना है और पामिंग करनी है। इसके अलावा कुछ आंखों की एक्सरसाइज हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए बच्चा जो आप कर रहे हैं आपको देखकर ही सीख रहा होता है। तो जब आप अपने ग्रास पर सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें, आप वॉक करें तो आपको देखकर बच्चे भी अपने आप को चेंज करने लग जाएंगे। जो प्रैक्टिस है आई की, उसमें जो सबसे पहली हमारी प्रैक्टिस है मूवमेंट करना है। अपने अंगूठे को बिल्कुल सामने रखते हुए अपनी आई बॉल का मूवमेंट करना है और अपने हाथ को जितना दूर आप ले जा सकते हैं डायगनली उतना ले जाने की कोशिश करनी है। ध्यान रखिएगा जब आप ये मूवमेंट कर रहे हो उस वक्त आप अपनी आई बॉल मूवमेंट करेंगे, ना कि नेक मूवमेंट करेंगे। 2 से 3 बार दाएं से बाईं तरफ लेकर जाएंगे, धीरे से वापस आएंगे, आई ब्लिंक नहीं होनी चाहिए और ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। आप देखेंगे कि ये सारी प्रैक्टिसेस आपकी आई मसल को स्ट्रेंथन करती है। धीरे धीरे वापस। ध्यान रखिएगा इस वक्त आप आंखों को ब्लिंक नहीं करेंगे। सेंटर में नाउ डायगनली अप एंड डाउन। ये प्रैक्टिसेस हार्डली आपके दिन का 24 घंटे का सिर्फ 3 मिनट लेती है, परंतु ये आपकी आंखों को, उसकी दृष्टि को पूरी तरह से स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही प्रभावी है। आंखों पे आने वाले तनाव को कम कर सकती हैं, बल्कि आपके मन को भी शांत रखेंगी, आपकी एकाग्रता को बढ़ाएंगी। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर। स्वागत आपका, सवाल पूछिए। जी, मैं राजेश सहगल बोला हूँ। जी राजेश जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा क्वेश्चन है कि ज्यादा टीवी और मोबाइल देखने से जो बच्चों को आजकल चश्मा जल्दी लग जाता है, ऐनक जल्दी लग जाता है जी, और उसका कोई ऐसा योगा में आसन है जिससे उनका चश्मा उतर सके? और दूसरी बात यह है कि जो ये योगा के आसन हम देखते हैं टीवी पे, थोड़ी देर में हम भूल जाते हैं, तो ऐसा कोई ऑनलाइन योगा चैनल है जिससे, या ये जो टीचर हैं कंचन जी, इनका कोई योगा का चैनल है जिससे, या इनका कोई सेंटर है जहाँ पे आके बच्चों को भेजा जा सके उनको आंखों का चश्मा इम्प्रूव करने के लिए? जी राजेश जी, बहुत सारे सरकार की तरफ से कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स खुले हैं जहाँ पर जो है योगा की ट्रेनिंग भी ली जा सकती है और जो वहाँ पर योग शिक्षक हैं, योग साधक हैं, उनसे योग सीखा भी जा सकता है। और जो आपका दूसरा प्रश्न है डॉक्टर तितियाल, क्या कोई ऐसी तकनीक है जिससे लगा हुआ चश्मा उतर जाए? जब बच्चे को चश्मा लग जाता है एक बार तो उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये ज़रूरी है कि बच्चे का जो है चश्मे का नंबर आगे न बढ़े, जिसे हम कहते हैं प्रोग्रेशन को रोकना। तो उसके लिए आजकल हम बड़े सारे इसमें काम करते हैं। इनफैक्ट बड़े सारे इंस्टीट्यूशन में अलग से एक मायोपिया क्लिनिक जो है खुल गई है। जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा, एम्स न्यू दिल्ली ने भी अपना एक मायोपिया क्लिनिक खोल दिया है जिसमें एक कम्प्रिहेंसिव बच्चे की जो है सेहत के बारे में बात की जाती है। आँखों के अलावा भी बड़े सारी चीज़ें हम देखते हैं। जहाँ तक मायोपिया प्रोग्रेशन रोकने की बात है, एक तो प्रॉपर चश्मे का नंबर लगाना, दूसरा जो है जो हम कह रहे हैं कि स्क्रीन टाइम कम करना और बाहर आउटडोर एक्टिविटी करना ज़रूरी है। और आजकल ऐसे ऐसे चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंस आ जाते हैं जिससे जो है आपकी पेरिफेरल जो रिफ्रैक्शन है या विज़न जो है वो डीफोकस कर देते हैं, जिससे कि आपके रेटिनल ग्रोथ जो है कम हो जाती है, आँख की लंबाई या जो है उसका डायमेंशन चेंज नहीं होता है। और साथ में आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं जिसे हम एट्रोपिन थेरेपी बोलते हैं। लो डोज एट्रोपिन यूज़ करते हैं जिससे कि आपका मायोपिया प्रोग्रेशन कम हो जाता है। लेकिन इन दवाइयों के साथ साथ में फिजिकल एक्टिविटी करना भी बहुत ज़रूरी है और ये भी आवश्यक है कि समस्या उत्पन्न न हो, इस पर ध्यान दिया जाए। और जो हमारी धारणाएं होती हैं, कुछ ऐसी सोच होती है जो या तो समस्या उत्पन्न करती है या फिर उसके निदान और समाधान में बाधक बनती है, उन्हीं को दूर कर लेते हैं। कुछ सोच जो हम लोगों को लगता है कितनी सच्चाई है उनमें जान लेते हैं। डॉक्टर बलहारा, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एडिक्शन यानी लत सिर्फ सिगरेट की, तंबाकू की या शराब की हो सकती है, डिजिटल टेक्नोलॉजी की कोई लत नहीं पड़ सकती। क्या कहना चाहेंगे इस पर? यह बात सही नहीं है।
जिस तरह से सिगरेट, शराब या बाकी नशीले पदार्थों की हमें आदत या एडिक्शन होता है, उसी तरह से एक्सेसिव मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, एक्सेसिव इंटरनेट का इस्तेमाल, एक्सेसिव सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी प्रॉब्लमेटिक या एडिक्शन का रूप ले सकता है। अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ सालों पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गेमिंग एडिक्शन को एक मानसिक बीमारी के रूप में एक्सेप्ट किया है और अब इसे हम डायग्नोज करते हैं और इसे ट्रीट भी करते हैं, तो इन चीज़ों को लेकर भी एडिक्शन डेवलप होता है। जी, एक और सोच जो बहुत ज़्यादा लोगों के मन में रहती है डॉक्टर अंशिता, कि ये जो मोबाइल का प्रयोग है या बच्चे को किसी भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डाल दीजिए, चाहे लैपटॉप हो, इंटरनेट हो, अगर बच्चा उससे जुड़ा रहेगा तो वो सुरक्षित रहेगा, घर पर रहेगा और स्वस्थ रहेगा। नहीं, ये धारणा बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट मेंटली और फिज़िकली दोनों ही तौर पे, जैसा हमने अभी तक डिस्कस किया, एक्सेस स्क्रीन टाइम हार्मफुल होगा। अगर बच्चा बाहर जाएगा, सनलाइट से एक्सपोजर मिलेगा, तो उसकी बोन हेल्थ भी अच्छी होगी, जिसके बारे में अभी तक मैंने बताया नहीं। बोन हेल्थ पे भी अच्छा इफेक्ट आता है। और अगर सनलाइट एक्सपोजर कम हो और आर्टिफिशियल लाइट एक्सपोजर बढ़ जाए तो रिकेट्स जैसी बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, जिसमें हाथ पैरों में डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकती हैं। इसके अलावा हमने काफ़ी डिटेल में एक्सेस वेट गेन, डायबिटीज़, PCOS जैसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी। सो एक्चुअली हम बच्चे को सुरक्षित नहीं रख रहे हैं अगर हमें लग रहा है कि वो घर में रह के। ये एक ईजी वे आउट हो सकता है शायद पेरेंट्स के लिए, बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे आउट। जी, हम उनको ज़्यादा रिस्क पे डाल रहे हैं। सो इट इज़ एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव। और वैसे भी शुरुआत में भले ही आपको ये सरल लगे, लेकिन इसकी जो जटिलताएं हैं वो आने वाले जीवन के लिए बहुत अधिक होती हैं। डॉक्टर तितियाल, एक और सोच जो सबके मन में रहती है कि जैसे बच्चे इम्यून हो जाते हैं, चाहे हम संक्रमण की बात करते हैं या बीमारियों की, ठीक उसी तरह अगर बचपन से ही उसको आदत डाल दी जाए मोबाइल का प्रयोग करने की, तो आंखें भी स्ट्रांग हो जाएंगी और इम्यून हो जाएंगी, दुष्प्रभाव नहीं होंगे इससे। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत धारणा है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन या फिर डिजिटल मीडिया जो है आँखों को नुकसानदायक एक प्रक्रिया है, तो ये उतना ही यूज़ करना चाहिए जो बिल्कुल नेसेसिटी है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हमारा टाइम था जब पेरेंट्स कहते थे बच्चे पढ़ाई करो, कहाँ बाहर खेलने जा रहे हो। तो आज के पेरेंट्स की मेरी एक हिदायत है कि अपने बच्चों को घर में नहीं, बाहर जाके खेलने की जो है 1 घंटे की ज़रूर परमिशन दीजिए। जी, टोटल हेल्थ में जानकारी का ये सिलसिला जारी रहेगा। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से डिजिटल एडिक्शन और इससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए DD न्यूज़। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see।
LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। मोबाइल फ़ोन के अधिक प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के विषय में हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ डॉक्टर जीवन सिंह तेतियाल, डॉक्टर अंशिता अग्रवाल, डॉक्टर यतनपाल सिंह बलहारा, और विशेषज्ञों से कुछ और जानकारी लेते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल, बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर बलहारा आपसे कि बच्चों को अगर अधिक मोबाइल फ़ोन दिया जाए तो वो टेक सेवी होते हैं और आज के दौर में बहुत ज़रूरी है ये। कुछ हद तक ये बात सही है अगर इस चीज़ का उपयोग सही तरीके से, सही पर्पस से किया जाए, लेकिन बिना किसी सुपरविजन के और बिना किसी डायरेक्शन के अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे। जी, बच्चों को बाहर खेलने भेजने से अच्छा है कि उनको मोबाइल दीजिए। अधिक ब्रेनी और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बेहतर होता है। डॉक्टर अंशिता? गलत धारणा है। बाहर खेलने से ना केवल शारीरिक डेवलपमेंट बल्कि मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। बच्चे अपनी पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ये डेफिनेटली फ़ायदेमंद है और कुछ समय इसके लिए ज़रूर दिया जाना चाहिए। डॉक्टर तेतियाल, आंखों की समस्याएं मोबाइल के प्रयोग से सिर्फ उन्हीं को हो सकती हैं जिनके परिवार में किसी को दृष्टि दोष हो या आंखों की कोई समस्या रही हो? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब जैसा हम बात कर रहे थे, जो भी जो है ज़्यादा जो है मोबाइल फ़ोन यूज़ करेगा उनको आंखों में चश्मे लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। डॉक्टर बलहारा, मोबाइल का या डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिक उपयोग करना किस तरह की समस्या उत्पन्न कर सकता है? क्या इससे एंग्जाइटी हो सकती है, इम्पल्सिवनेस हो सकती है या गुस्सा व्यक्ति को अधिक आ सकता है? ये तीनों ही समस्याएं हो सकती हैं, एंग्जाइटी, इम्पल्सिवनेस, गुस्सा। इसके अतिरिक्त डिप्रेशन या अवसाद की शिकायत, एडिक्शन या जो निर्भरता बढ़ जाना, उस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। और उसके अलावा इंटरपर्सनल इश्यूज भी लोगों को देखने में मिलते हैं। जी, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि पोस्ट को लाइक नहीं किया, इस बात पर भी लोगों के झगड़े हो जाया करते हैं। डॉक्टर अंशिता, मोटापा, हार्मोनल इम्बैलेंस या हड्डियों की कमजोरी, क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं अत्यधिक प्रयोग करने के मोबाइल फोन्स या डिजिटल मीडिया को? जी बिल्कुल, जो सारी प्रॉब्लम्स आपने बताई वो इंक्रीज स्क्रीन टाइम के साथ डायरेक्टली देखी गई हैं काफ़ी स्टडीज़ में। इसके अलावा जैसे मैंने बताया PCOS जो कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, अर्ली प्यूबर्टी, ये सब भी देखा जा सकता है। डॉक्टर तेतियाल, अगर आई ड्रॉप्स का प्रयोग कर रहे हैं या कुछ विशेष तरह के ग्लासेस भी आते हैं जिनको लगा लिया जाए तो ब्लू लाइट या जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो आंखों पर नहीं होंगे, कितनी भी देर प्रयोग कर सकते हैं, क्या ये सही है? नहीं, एक तरह से सही है। जैसे हम कह रहे थे कि एक स्पेशल चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंसेज या फिर जो एट्रोपिन ड्रॉप आजकल यूज़ कर रहे हैं, ये जो है डेफिनेटली मायोपिया प्रोग्रेशन में इसका फ़ायदेमंद रिपोर्ट आया हुआ है। लेकिन मेजॉरिटी जैसे हम कह रहे थे कि आपका फिजिकल एक्सरसाइजेस, आउटडोर एक्टिविटीज़ और जो है मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या टीवीज़ को संतुलित तरह से देखा जाए तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है। जी, अंशिता, डॉक्टर अंशिता, क्या संदेश देना चाहेंगी एक वाक्य में हमारे व्यूअर्स के लिए? संदेश यही है कि हर सिक्के के दो पहलू हैं। इसके एडवांटेजेस भी हैं बट डिसएडवांटेजेस को ध्यान रखते हुए स्क्रीन टाइम को लिमिट करना, स्पेशली बच्चों में पेरेंटल गाइडेंस, सुपरविजन और स्कूल अथॉरिटीज़ का इंपॉर्टेंट रोल है। जी, कंचन जी, आपका संदेश हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि योग एक ऐसा मंत्र है जिससे जीवन में काफ़ी सुधार आ सकता है। डिजिटल एडिक्शन की बात की जाए, किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है? एक वाक्य में संदेश। जी, योग जीवन जीने की कला है और जितना सुंदर तरीके से आप इस कला को जान लेंगे उतना ही अद्भुत आपका जीवन हो जाएगा। डॉक्टर तेतियाल, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से आंखों को स्वस्थ रखा जा सकता है और अपने पूरे हेल्थ की अगर बात की जाए, किस तरह इंटेलिजेंटली यूज़ किया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी का? डेफिनेटली आजकल तो मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप जो है रिक्वायरमेंट है हमारे लाइफ के लिए, उसके बिना ज़िंदगी नहीं है। लेकिन ज़िंदगी में चीज़ें सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे और रेगुलेटेड करेंगे तो उससे फ़ायदा ही होगा। जी, डॉक्टर बलहारा, अगर किसी को लगता है कि उसे वाकई डिजिटल एडिक्शन हो गया है, लत पड़ गई है, तो ऐसे में क्या किया जाए और साथ ही आपका संदेश?
अगर किसी को एडिक्शन हो गया है या एडिक्शन होने की संभावना लग रही है तो आपको एक मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक से बात करनी चाहिए। अब हमारे देश में स्पेशल क्लिनिक खुलने लगे हैं, जैसे कि एम्स नई दिल्ली में बिहेवियरल एडिक्शन क्लिनिक है, जहां पर आप आ सकते हैं और सलाह पा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों में एज अप्रोप्रिएट यूज़ का इस्तेमाल बढ़ाने की ज़रूरत है, एंड वी नीड टू इंश्योर दैट देयर इज़ अ सेफ एंड हेल्दी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर JS तितियाल, डॉक्टर अंशिता अग्रवाल, डॉक्टर यतनपाल सिंह बल्हारा और कंचन शेरों जी। आप सभी विशेषज्ञों ने विस्तार से बताया है कि किस तरह तकनीक का, विशेष तौर पर मोबाइल का प्रयोग उचित तरीके से, सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी यानी तकनीक हमारे जीवन को सरल बनाती है, इसलिए आवश्यक है कि उसका प्रयोग करें, लेकिन उसका दुरुपयोग ना करें। अति किसी भी चीज़ की उचित नहीं होती, और आपको अगर सोशली एक्टिव रहना है तो उसके लिए सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि सोशली एक्टिव रहिए, अपने रिश्तों को मजबूत बनाइए, और इसी से आपका स्वास्थ्य, या ये कहें कि संपूर्ण स्वास्थ्य यानी टोटल हेल्थ आपको प्राप्त हो सकती है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। टोटल हेल्थ के प्रायोजक थे LIC।